जब जनता बगावत करती है तो शैतान को भी कानों से हाथ लगाना पड़ता है। और 1857 और उसके बाद हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद। किसी ने बड़ा खूब लिखा है, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तो नीतियां और लोग 1857 की क्रांति को हम पढ़ेंगे। और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन कह लो और भारतीय लोगों के बीच क्या है, तानाकसी रही है हमेशा से। जब से अंग्रेज आए हैं तब से ही जो है क्या है, तानाकसी रही है दोनों के बीच में, भारतीयों के और अंग्रेजों के बीच में। तो नीतियां और लोग, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े हैं। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्यवाहियां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। नवाबों की छीन ली गई सत्ता। जो नवाब थे, नवाब भाई, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। तो नवाबों की सत्ता क्या है, छीन ली। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी। उसकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। बहुत सारे दरबारों में क्या किया गया? रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। झांसी की रानी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज की झांसी की रानियां भी है, लेकिन ना आज की झांसी की रानियां तो अब जो है प्रेमी की संगनी बनती है और उसके संगनी बनने के साथ अपने पति का क्या मर्डर कर देती हैं। आजकल बहुत सुनने में आ रहा। आज की कल की न्यूज देखिए, एक पत्नी ने क्या किया, अपने प्रेमी मुस्लिम लड़का है, नाम उसका देख लेना आप सर्च करके, मुस्लिम है। उसने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति देव की क्या कर दी, हत्या कर दी। और 8-9 टुकड़े किए उसने। और क्या किया, ड्रम में 8-9 टुकड़े करके ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। देखो कितनी वो दिखाई है ना। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, क्या दिमाग में है क्या नहीं है, क्या चाहती हैं आकर। है ना। अब रेजिडेंट तैनात कर दिए थे और स्थानीय शासकों के, कम टू द पॉइंट, डोंट डू दिस। क्या कर दिया, रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके क्या है, छीने जा रहे थे। और झांसी की रानी आई। फिर झांसी की रानी क्या चाहती थी? कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद, किसके पति की मृत्यु के बाद? झांसी की रानी के पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। जो उन्होंने बेटा क्या लिया था, गोद लिया था, उसको राजा मान ले। और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब
ने भी कंपनी से आग्रह किया था, उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। देखिए, असंभव एवं संभव के बीच का अंतर व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। और यही बात यहां कैसे लागू होती है, ध्यान देने वाली बात है। देखो, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर, अहंकारी व्यक्ति होता है ना, अंग्रेजों को अहंकार, और वो अपने अहंकार के नशे में चूर जो निवेदन थे उन निवेदनों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। अवध की रियासत, अवध के नवाब कौन हुए, अवध के नवाब, अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। और देखो, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में, कब, 1801 क्या हुआ 1801 में, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने कब ले लिया, 1856 में। भाई 1801 में तो अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में, 1856 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया गवर्नर जनरल डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन, डलहौजी, डल झील कहां है बच्चे, डल झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील। तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है। भाई गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या किया था कि रियासत का शासन जो है ठीक से नहीं चल रहा है, डगमगा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी करे। क्या करे, ब्रिटिश प्रभुत्व जारी करे। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना रखी थी। कंपनी ने मुगलों के शासन को भी खत्म करने के लिए पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर क्या किया, मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। जैसे ऐसी अनाउंसमेंट की होगी, घर घर जाकर कहा होगा कि आज से मेरे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से मुगल बादशाह का नाम सिक्कों पे से हटा दिया जाएगा, ऐसा ही कहा होगा। देखो, इस समय की अपनी व्यवस्था है, उस समय की अपनी व्यवस्था थी। आजकल टेक्नोलॉजी है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1849 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया क्या कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1849 में। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग, 1856 लॉर्ड कैनिंग, गंगा जल भरने वाली कैनी नहीं है ये, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसने क्या कर दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। देखो उधर क्या किया, कंपनी ने सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। और 1849 में डलहौजी ने क्या ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। और 1856 में कैनिंग ने क्या फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। क्वेश्चन अगर आ गया, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। भाई बहादुर शाह जफर क्या होंगे, आखिरी मुगल बादशाह होंगे, आखिरी मुगल बादशाह होंगे। और उनकी मृत्यु के बाद
किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी। अच्छा, किसान कौन होते? किसान और सिपाही। देखो किसान और सिपाही में क्या अंतर है? किसान और सिपाही, और कुछ लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं वो? देखिए, दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहेब। एक गरीब किसान क्या कहता है कि दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहेब, जिन्हें मिल गया है उन्हें दोबारा ना मिले, जिन्हें मिल गया है उन्हें दोबारा ना मिले। जिंदगी भी बच्चे एक ओटीपी की तरह है, जिंदगी भी एक ओटीपी की तरह है। गांव में किसानों और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। क्या थे? अभी जो किसान है और सिपाही है, इनकी दास्तां देखेंगे, इनमें क्या क्या आपस में रगड़ा झगड़ा होगा, रगड़ा और झगड़ा। गांव में क्या था? किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे अंग्रेजों की। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। महाजन क्या थे? कर्ज देते थे, और बहुत सारे किसान ऐसे थे जो महाजनों से लिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनों से हाथ से निकलती जा रही थी। पुरानी पीढ़ियां और पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। भाई, किसान जमींदारों और महाजनों से परेशान थे, और सैनिक जो सिपाही थे, सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण क्या थे? परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। अभी आप हरिद्वार में अगर रहते हैं, मैं तो हरिद्वार में जब चाहे गंगा पार चले जाते हैं, ठीक है, जब मन करे तब गंगा पार चले जाएं। लेकिन देखो, गंगा पार करने में, गंगा नहाने में, और पंच स्नान करने में, अग्नि स्नान करने में, जल स्नान करने में, मड स्नान करने में क्या क्या अंतर होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और स्नान कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार का होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, और किसान भाई क्या कह रहे थे? किसान भाई भारी भरकम लगान से वसूली करने से और महाजनों से लिए कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान थे। और आज भी बहुत सारे किसान क्या करते हैं? यही महाजनों वाला सिस्टम है, अभी भी आज भी है ये सिस्टम। आज भी आप देखेंगे, आप गांव में जाएं और आज भी किसान कर्ज लेकर खेती का व्यवसाय करते हैं, और कभी कभी नुकसान में भी रहते हैं, और उसके कारण, नुकसान होने के कारण कर्ज लौटाने में असमर्थ है। आज के किसान भी हैं। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के क्या थे? असंतोष की अपनी वजह थी उनकी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग क्या थे? समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। क्यों? कारण क्या था भाई? उन्हें पानी से डर लगता था। लेकिन फोबिया होता है, क्या है? फोबिया होता है जिसको क्या है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। ये क्या होता है? फोबिया होती है। बीमारियां भी होती हैं, और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, खुद ही इलाज होता है उनका। क्या होता है? खुद ही इलाज होता है। देखो, जो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। देखो, भाई किसी को कुछ भी लग सकता है। अब कोई किसी हर इंसान क्या है? स्वतंत्र है। लोकतंत्र भारत है हमारा, और हर इंसान क्या है? स्वतंत्र। किसी को कुछ भी लग सकता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को मरने से डर लगता है, किसी को बहुत सारे डर लगते हैं भाई लोगों को, है ना? तो उन्हें क्या लगता था कि अगर हम समुद्र
पार करेंगे तो हमारा धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में देखो सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। भाई जब उन्हें समुद्र पार करने के लिए क्या अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों ने क्या किया, सिपाहियों को आदेश दिया चले जाए बर्मा जाने का आदेश मिला, तो हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि समुद्र पार करने से उनकी जाति और धर्म को क्या है, धर्म संकट में पड़ सकता है। लेकिन उन्हें पैदल जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र भी पार करना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। सिपाही वेतन भत्तों से तो परेशान थे ही थे, शर्तों से तो परेशान थे ही थे, लेकिन सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही क्योंकि खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों को गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। भाई किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया। जो किसानों को गुस्सा था वो तो था, जायज था, लेकिन अब उन किसानों के साथ साथ वो गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर क्या प्रतिक्रिया की जानी थी? सुधारों पर क्या प्रतिक्रिया की गई अंग्रेजों के द्वारा? तो अंग्रेजों को क्या लगता था? अंग्रेजों को लगता था भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अंग्रेजों को क्या लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकना। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा, देखो सती प्रथा क्या होती है? जब किसी पत्नी का पति की मृत्यु हो जाए, वो युद्ध में युद्ध में लड़ता हुआ क्या है, मर जाए, या है जैसे हो जाए उसकी मृत्यु, उसको डेंगू लग जाए, या उसकी हत्या करवा दे ससुराल वाले, या खुद लड़की हत्या कर दे, किसी भी तरीके से पति मर जाए, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था। उसकी चिता में बैठकर अपनी आहुति देनी पड़ती थी। उसको बोलते थे सती प्रथा। आगे जाके इसका विरोध हुआ और इसको खत्म भी कर दिया गया। अच्छा, विधवा विवाह देखो अच्छी बात है भाई। जिस पत्नी का पति किसी भी कारणवश मृत्यु हो गई उसकी, तो उस लड़की को विधवा माना जाता है, और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। भाई विधवा पुनर्विवाह की, भाई जो विधवा हो गई कोई लड़की या औरत, तो उसका विवाह पुनः दोबारा होना चाहिए। ये प्रथा भी, इस प्रथा को भी थी, पहले नहीं होता था, लेकिन इसका विरोध हुआ और फिर इस प्रथा को भी रद्द कर दिया गया। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी के तहत जो है आया, जिसमें जो विधवा महिला है वो दोबारा से विवाह कर सकती है और मजे भी ले सकती है, अपने जीवन को आगे चलकर अपने अकॉर्डिंग। नहीं, अब होगा कि नहीं होगा वो तो आप जाने, है ना, मैं तो नहीं कह सकता ना क्या होगा क्या नहीं होगा। 1830 के बाद कंपनी ने क्या किया? देखो 1830 के बाद कंपनी ने क्या किया? 1830 के बाद कंपनी ने क्या किया? ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और 1850 में एक नया कानून बनाया। 1850 में क्या किया? 1850 में एक नया कानून बनाया, जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा।
बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूद सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। ऐसे भी कुछ भारतीय थे जो क्या करते थे, क्या चाहते थे, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अच्छा, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब ये सैनिक विद्रोह, किसानों को तो गुस्सा था ही था, फिर उसके बाद सिपाहियों में भी गुस्सा भर गया फूट फूट कर, तो सैनिक विद्रोह। अब क्या हुआ, ये सैनिक विद्रोह क्या था, जन विद्रोह बना। क्या बना, जन विद्रोह। जन विद्रोह। अब जन, देखो जन का उल्लेख, ये जो जन शब्द है, जन का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। जन का उल्लेख। क्लियर होगी बात, कोई डाउट नहीं? तो जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, नहीं होती। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि क्या, कि उन सबका शत्रु एक है, सबका मालिक एक है। उन सबका शत्रु क्या है, एक है, और सबका मालिक एक है। बोलो हर हर महादेव। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ा। अब लोग क्या हो गए, संगठित होने लग गए, संगठन बनाने लगे। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत में उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ, ये मई 1857 में शुरू हुई। इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। और समुद्र पर राज करने वाले कभी एक मछली के लिए रोया नहीं करते। समुद्र पर राज करने वाले कभी भी एक मछली के लिए रोया नहीं करते। तो इस मई 1857 में जो ये बगावत भारत ने शुरू की, तो कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। भाई ये जो बगावत शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, ये बगावत कहां से शुरू हुई, मेरठ से शुरू हुई। और मेरठ से शुरू हुई ये बगावत, और कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। भाई अब बहती गंगा में तो सब हाथ धोते हैं, कितने धोते हैं, नहीं? एक खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हुआ, और देखते देखते कारवां बन गया। कारवां हो गया सबके साथ में। और फिर उसके बाद देखो क्या हुआ। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संग्रह था, जो कि मेरठ से दिल्ली तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा, मेरठ से लेकर दिल्ली तक पहुंचा। 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, कौन, मंगल पांडे, बेटे अपनी दादी से पूछियो कि मंगल पांडे को फांसी कब दी थी।
29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों के बाद जब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया, इन्होंने क्या किया था, अफसरों पर हमला करने का आरोप था इन पर, और इस कारण इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। क्यों? कारण क्या था? देखो, उनके इनकार करने का कारण क्या था कि सिपाहियों को क्या लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। क्या लगता था उन सिपाहियों को कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, और कारतूस को भरने से पहले क्या है, मुंह से खोलना पड़ता था। भाई गन लोड करने के लिए क्या है, पहले गन तोड़ी, बंदूक को तोड़ना पड़ता था, तोड़ने के बाद उसमें उस कारतूस को मुंह से उसका कैप निकाल के और फिर उसको लोड करना पड़ता था। और उस कैप पर क्या है, उस कैप पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। इसे, और जब लेप चढ़ाया गया तो उन्होंने मना कर दिया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी। कितने साल की? 10-10 साल की सजा दी। और 9 मई 1857 की बात है। कब? 9 मई 1857। 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई 1857, ये वो दिन है जब पूरा कारवा हो गया। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोला। कहां बोला? मेरठ की जेल पर दावा बोला, हमला कर दिया। और जो उस जेल में सिपाहियों को क्या है, बंदी बना रखा था, उन सिपाहियों को क्या कर दिया, आजाद कर लिया। उन सिपाहियों को, अपने भाई बंधुओं को क्या कर दिया, आजाद कर लिया। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, आग में जला दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। भाई क्या किस चीज पर? बस एक ही थी, एक ही जिद थी, क्या? कि इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? क्या सवाल पैदा हुआ कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? तो सिपाहियों ने तो इसका भी इंतजाम कर रखा था, क्या? कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। कहां पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई। और जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। जैसी खबर फैली तुरंत उन्होंने भी बगावत कर दी, और यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही, जो सिपाही विजयी हुए, लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे और बादशाह अंग्रेज की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही अड़े हुए थे। भाई बादशाह तो तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही अड़े हुए थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। भाई इतनी मेहनत करके आए, ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे। तो जबरनी महल में घुस जाते हैं और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया? अपना नेता घोषित कर दिया। और बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग जो थी माननी पड़ी। बस सिपाहियों की मांग जो थी
ये बादशाह को माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो चिट्ठी लिखी और सफेद कबूतर थे ना पहले, क्या थे? चिट्ठी कबूतर जा जा जा। तो पहले क्या हुआ करता था, जो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका हुआ करते थे वो अपने प्रेम का इजहार जो क्या करते थे, चिट्ठी लिखकर कबूतर के गले में टांग देते थे, कबूतर उड़ जाता था। और आज का जैसे वो है ना, कौन सा गाना भी तो है ना, एक वो कौन सा गाना है मुझे याद नहीं आ रहा, चलो जाने दो, क्या करोगे जानकर, बयां मैं करूंगा नहीं और खामोशी आप मेरी समझेंगे नहीं, इसलिए जाने देते हैं। देखो, जब बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया तो उसने क्या किया भाई, बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की बात मान ली और चिट्ठी लिख दी। किसको चिट्ठी लिखी? मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। चिट्ठी में क्या लिखा था कि आप क्या करें, एक संघ बनाए, सभी मुखिया और शासक मिलकर एक संघ बनाने का आह्वान किया। और बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस चिट्ठी का परिणाम बहुत गहरे आए। कैसे? अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेता है तो वे मुगल अधिपत्य में दोबारा अपने इलाके को शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। भाई बहुत सारे बड़े हिस्से पर क्या मुगल साम्राज्य का शासन था और छोटे छोटे शासक रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर शासन चलाते थे। अब अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर देता है तो उनको भी अधिपत्य में दोबारा अपने इलाके में शासन करने का मौका मिल जाएगा। और अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, अंग्रेजों को भी इन घटनाओं की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ ही समय बाद शांत हो जाएगी। भाई ये जो आवाज उठी थी किस मुद्दे पर उठी थी कि हम चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों को क्या लगता, अंग्रेजों को यह लगता था कि ये जो दास्ता उठी, ये जो उथल पुथल हुई है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई, रातों रात एकदम लबालब हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता? देखो साहस कैसे बढ़ता है, कहानी सुनाता हूं मैं आपको। क्या भाई, मेंढक में क्या है, रेस लगी हुई थी। मेंढक में रेस लगी हुई थी क्या, एक झरना था और उस झरने से लगातार पानी बह रहा था। अब मेंढकों बहुत सारे मेंढक थे, उनमें क्या होड़ लगी हुई थी, कंपटीशन कि जो इस पे चढ़ सकता है, इस झरने पर। भाई एक झरना है, झरने पर ऊपर हाइट में जाना है, कौन सा मेंढक जा सकता है? तो सबने तैयारी शुरू की, सबने स्टार्ट किया और कोई गिरा, सारे फेल हो गए। एक था लेकिन एक वो चलते गिरे उतर जाए, गिरे चढ़ जाए। लेकिन धीरे धीरे करते वो चढ़ता गया। नीचे से जो और मेंढक नीचे थे वो कह रहे हैं, अबे पागल है क्या साले, मर जाएगा, नीचे आ जा, मर जाएगा, नीचे आ जा, मर जाएगा, नीचे आ जा, मर जाएगा। लेकिन वो नीचे देखे और चढ़ जाए, जैसे ही नीचे वाले मेंढक देखे और वो ऊपर चढ़ जाए।
फिर देखे फिर ऊपर चढ़ जाए, और एक टाइम ऐसा है वो ऊपर चढ़ गया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वो मेंढक जो था वो साला बहरा था। क्या था वो? बहरा था। तो अब जब मेंढक, नीचे वाले मेंढक जो है ना, कहता है साले मुड़ जाएगा, नीचे आ जा, तो उसको वो देखता था, अच्छा हाँ वेरी गुड सास। उसको क्या लगता था कि मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोटिवेट करके, क्योंकि बहरा था, सुनाई तो उसे देता नहीं था। तो ऐसा भी साहस होता है? क्योंकि उसको लगता था, उसको क्या लग रहा था? उसको लग रहा था भाई कि नीचे वाले मेरे दोस्त जो नहीं चढ़ पाए वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, और वो चढ़ जाता है। ऐसे यहां पर जो किसान थे और सिपाही थे, जो बगावत हुई, भाई किसान किससे परेशान थे? जमींदारों और साहूकारों से परेशान थे, और सिपाही वेतन और भत्तों से परेशान थे, तभी तो बगावत शुरू हुई। नहीं, क्लियर हुई बात? चलो कम टू द पॉइंट। तो अंग्रेजों को यह उम्मीद नहीं थी। उन्हें क्या लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर जो उथल पुथल हुई है कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों-रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है ना, जब लोगों को क्या लगता है, लोगों को एक रास्ता दिखाई देने लग जाता है तो उनका उत्साह बढ़ जाता है, और इससे उन्हें आगे बढ़ने में क्या मिलती है? हिम्मत मिलती है और आत्मविश्वास मिलता है। और मेंढक वाला आत्मविश्वास तो आपने देखा ही है। अब ये बगावत धीरे धीरे फैलने लगी। ये बगावत जो थी धीरे धीरे फैलने लगी जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। भाई दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ ना कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला ही शुरू होता गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हर रेजिमेंट में एक से एक सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बे और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। तो उनकी देखा, भाई खरबूजा को देख के रंग बदलता है। जब ये बगावत फैल गई तो अब गांव के लोग क्यों पीछे रहे, कस्बों के लोग क्यों पीछे रहे? वो भी बगावत में उतर गए, बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, नाना करते प्यार, हाय मैं कर गई। सुना है? नहीं सुना? चलो जाने दो, सर्च कर लेना। नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। क्या ऐलान किया? कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, और बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में कौन था भाई? झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और आज की झांसी की रानियां भी हैं, है ना। अभी सुनीता विलियम, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, मिताली राज, है ना, और कितनी है बताइए, गिन सकते हैं आप? और भी है, और विशेष भी होते हैं झांसी की रानी।
आजकल की झांसी की रानी कुछ विशेष भी होती हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ भारी चुनौती दी। खतरनाक एकदम, चीर फाड़ करती भी गई। आंख बंद करके इमेजिन करके देखना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में, मध्य प्रदेश कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ता है एक क्षेत्र मांडला। और मांडला क्षेत्र में राजगढ़ के राजी अवंतीबाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। 4000 सिपाहियों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विदेशी टुकड़ियों के सामने, भाई अंग्रेजी टुकड़ियां हो गई जो कि विदेश की हुई, विदेशी टुकड़ियां कह सकते हैं, इनको मान सकते हैं। और विद्रोही टुकड़ियों, तो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। विद्रोहियों की टुकड़ी के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857, याद रखेंगे बच्चों, 6 अगस्त 1857, 6 अगस्त 1857 का दिन था। को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, क्या नाम है? टाइटलर ने क्या किया? अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। जो अंग्रेजों को डर था ना, उसको क्या किया? उसने व्यक्त किया था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अपना दुखड़ा लिख रहा है भाई ये टाइटलर। क्या है? 6 अगस्त 1857 को इसने क्या किया? टाइटल ने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाद था भाई अहमदुल्ला। क्या भविष्यवाणी की? कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहां जा पहुंचे? लखनऊ। और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार हुए कुंवर सिंह। एक बिहारी सब पे भारी। तो वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति क्यों साबित हुआ? देखो, बिहार के एक पुराने जमींदार कौन हुए? कुंवर सिंह ने क्या किया? विद्रोह कर दिया सिपाहियों के साथ।
जाकर और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़के इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब कंपनी का पलटवार क्या था? कंपनी का क्या हुआ? पलटवार किया कंपनी ने। क्या पलटवार था कंपनी का? इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। देखो ये क्या पलटवार था कि अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरी ताकत, एकदम जान से ताकत लगा दी, विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जो मुख्य केंद्र थे, विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे, उन पर धावा बोल दिया। और सितंबर 1857 में, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर। अब जब दिल्ली दोबारा से अंग्रेजों की चपेट में आ गई तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, उम्र कैद। आजीवन कारावास की क्या दी गई? सजा दी गई, आजीवन कारावास, उम्र कैद। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी, आंखों के सामने ही गोली मार दी। बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 को क्या हुआ? मृत्यु हो गई, अंतिम सांस ली बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद यह मतलब नहीं था भाई दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से डटकर लड़ते रहे, विद्रोह करते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। मार्च 1858 मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया, वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य प्रदेश के जंगल में रहते हुए। तात्या टोपे हुए, कौन हुए? तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। कैसा युद्ध चलाते थे ये? छापामार। ये युद्ध कैसा करते थे? छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिलता था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अभी देखो, जब उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो लोगों को देखते, जब विद्रोह फैलता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया, तो लोग उत्साहित हो रहे थे। अब जैसे जैसे जो है क्या हुआ, सफलता मिल रही थी तो उत्साह मिल रहा था, लेकिन अब विफलता मिल रही है तो विफलता मिलने के साथ साथ ही क्या है, लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। मरता क्या ना करता, बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों को अंग्रेजों ने भी क्या किया, देखो
लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दें, क्या कर दें? समर्पण कर दें, और अंग्रेज अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा उनको सजा मिलेगी। जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया है। अब विद्रोह के बाद के सालों में विद्रोह हुआ, अधिकार हो गया। अब उसका अगला साल, विद्रोह के बाद का साल, अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक, 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए हैं वे क्या है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया। 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को अब क्या किया, देखो, एक कानून पारित कर दिया और भारतीय मामलों को बेहतर तरीके से देखा जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? भारत मंत्री। भाई जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, क्या था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत मंत्री, इसके एक सदस्य को क्या बनाया? भारत मंत्री। भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया। इसको सलाह देने के लिए क्या? इसको सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया। परिषद का गठन किया गया जिसे कहा गया इंडिया काउंसिल। क्या कहा गया इस परिषद को? इंडिया काउंसिल। क्या कहा गया इसको? इंडिया काउंसिल कहा जाता था। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया। भारत के गवर्नर जनरल को क्या दे दिया? वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अंग्रेजी भारत सरकार ने क्या किया? भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहां तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी कि आप अपनी संपत्ति को जो है अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंप सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, देखिए चालाकी, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने
और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह, क्या संदेह था कि शत्रुओं के भाव से देखा जाने लगा। भाई संदेह और शत्रु के भाव से देखा जाने लगा किसको? मुसलमानों को। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोही, ये जो विद्रोह हुआ है उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो विद्रोह हुआ है मुसलमानों ने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों को लगता था ऐसा। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और आज उल्टा ही हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, अंग्रेज हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे भारतीय, देख लो, फटी फटी पैंट पहनते हैं, है ना। और पहले भी जो पैंट हुआ करती थी इतनी चौड़ी हुआ करती थी, ठीक। अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में देखना आप, या पुरानी फिल्में देखोगे ना, स्टार्टिंग की इतनी बड़ी बड़ी पैंटें देखता हूं मैं, इतनी, मतलब नीचे से मोड़ी, और फिर नैरो 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 हुई, शॉर्ट हो गई। और आजकल फिर क्रेज आ गया, वो उसी पैंट का फिर क्रेज आ गया। देखेंगे आजकल क्या है, आजकल मैं देखता हूं तो उनकी मोरी भी वो पुराने वाले स्टाइल की आ गई है। तो ये फैशन कहूं इसको हम फैशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम? भाई कोई चीज हमने देखी, छोड़ दी, फिर उसी को अपना लिया दोबारा से। अंग्रेज भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय तिरस्कार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का भूल रहे हैं। कैसे भूल रहे हैं? तो बताओ, जितने सनातनी हैं, बच्चों की बात कर, बच्चों से पूछता हूं मैं, क्या सभी बच्चे अपना अपना गोत्र जानते हैं? विचार करिए, कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपना अपना गोत्र, क्या क्या उनका गोत्र है। आधे से ज्यादा को नहीं पता है ना, नहीं मालूम क्या गोत्र है आपका, नहीं मालूम, आपका नहीं मालूम। मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, दोनों से पूछना, अलग अलग होगा दोनों का। मम्मी का गोत्र अलग होगा, पापा का गोत्र अलग होगा, क्योंकि विवाह संपन्न तभी होगा जब गोत्र अलग अलग होंगे। एक गोत्र में कभी भी सनातनी विवाह नहीं कर सकते हैं। पाप है बहुत बड़ा। क्या है? पाप। कम टू द पॉइंट। नहीं, बातें मत करो बच्चे, बात मत करो। तो मुसलमानों पर था सारा डाउट कि इन्होंने किया है भाई जो भी किया है, और लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को क्या करेंगे? अंग्रेज सम्मान करेंगे, ऐसा फैसला किया गया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। क्या बनाई गई? नीतियां बनाई गई। और इस प्रकार 1857 के बाद एक नया इतिहास का चरण शुरू हुआ। 1857 के बाद एक नया चरण शुरू हुआ। वो चरण देखेंगे, अभी दिखा दूं। देखो, हमने अभी 1857 के बारे में पढ़ा। 1857 की क्रांति को हम जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन धैर्य रखें, और धैर्य रखने की चीजें बताने की चीज नहीं है बच्चे कि मैं धैर्यवान हूं। कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा होगा, किसी से कहे मैं तो धैर्यवान हूं, अगर वो ऐसा कहता है कि मैं धैर्यवान हूं, तो मुझे लगता है वो धैर्यवान नहीं है, क्योंकि धैर्य तो बताने की चीज है ही नहीं। धैर्य तो करने की चीजें, रखने की चीजें, बताने की चीज तो है ही नहीं। अगर वो बता रहा है तो वो धैर्यवान है ही नहीं, मूर्ख है। मेरी नजरों में वो मूर्ख है। ऐसे ही 1857 क्रांति को देखा हमने। अब देखेंगे हम खुर्दा संग्राम। अठारह सत्तावन की घटना से बहुत पहले
उसी प्रकार की एक घटना हुई। ये कब हुई? 1817 में। जैसे 1857 की घटना हुई, 1857 की क्रांति के रूप में जिसको हम जानते हैं, ऐसे ही पहले, उससे पहले 1857 से पहले एक घटना हुई 1817 में, जिसे क्या कहा गया? खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी, इसीलिए इसको कहा गया खुर्दा संग्राम। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी के शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। असंतोष, उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग है, असंतोष। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य, कहां पर है? पड़ेगा ये उड़ीसा में। उड़ीसा दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, इसमें क्या थे? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ थे, जिसमें से 60 बड़े और 109 छोटे थे, और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। 1109 छोटे गांव क्या थे? सम्मिलित थे। एक जन बहुल्य उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जोतों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस घटना से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख में संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? सलाह करना, मशवरा करना शुरू कर दिया। परंतु 1803 में 1803 में क्या किया? ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इनकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। उनके राज्य को क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। समझ पाए बच्चे? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1857 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्गत जमीन पर कर लगाने की नीति अपना ली। उसने क्या किया? राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पाइक, पाइप नहीं बे, पाइक। एक स्पाइक भी होती है, स्पाइक। क्रिकेटर मैच खेलते हैं ना, स्पाइक पहन के खेलते हैं। बॉलर जो होता है ना, स्पाइक पहन के बॉलिंग करता है, और एथलीट स्पाइक पहनकर ग्राउंड में दौड़ते हैं, और ये पाइक है। क्या है ये? पाइक। तो राज्यों के पूर्व सैनिक वर्ग, ये क्या है? राज्यों के पूर्व सैनिक वर्ग थे, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था। उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति के भयावह राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से
और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच, 1805 और 1817, 1805 और 1817 के बीच खुर्दा में बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिनमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता को क्या करने लगे, अनदेखी करते हुए, उनकी क्षमता को अनदेखा करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई, हर वर्ष। यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगत बंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर, क्या नाम है, भ्रमरवर, भ्रमरवर, राय भी है बच्चे, राय भी लिखना, ठीक है ना, राय, भ्रमरवर राय। ये कौन था, ये जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे लोग, बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे। वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। खुर्दा के लोग क्या करते थे, स्वैच्छिक दान करते थे, उससे अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन रियासतों या शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ताई गए। कलकत्ता किस नदी पे, कलकत्ता, देखिए कलकत्ता कहां पर है, कोलकाता, ए बांडिया, क्या नाम है रे, कोलकाता पूछते है, कोलकाता, रे काट डालेगा। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में क्या हुई, नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और भी दुष्कर बना दिया, जिनके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर रफू चक्कर हो गए, भाग गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदारों और रैयत
पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। क्या किया गया? प्रताड़ित किया गया। एक, कर मत दो। क्या? कर मत दो। कर मत दो। अभियान भी शुरू हुआ। क्या था ये? अभियान। अभियान चला गया, कर मत दो। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पूरी को कब्जे में ले लिया। पूरी नहीं वे, एक तो पूरी होती है आटे की बनती है, यह है पुरी, उड़ीसा का पुरी। पुरी में मंदिर है ना जगन्नाथ, पुरी। पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। जब अंग्रेजों ने देखा भाई स्थिति जो है अब क्या है, अपने हाथों से निकलती जा रही है, अब जब स्थिति को निकलते देखा तो क्या कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या कर दिया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या होता है ये? देखिए जैसे राष्ट्रपति शासन होता है ना, आसान भाषा में एक शब्द में यही है। फिलहाल लास्ट में बता दें क्लास के बाद। अभी फिर हम क्या टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे, नहीं हटेंगे। देखो आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, मार्शल लॉ क्या हुआ? जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, राज्यपाल शासन होता है। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का क्या किया? प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तरी पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा और बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा भी की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1857 तक, मई 1857 सॉरी 1817, मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? अब आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस को और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपए में 26,000 रुपए अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंप दिया गया।
कि भाई आप 26,000 रुपए अनुदान देंगे आप, और दायित्व सौंप दिया इस तरह। अच्छा, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य के खातिर क्या हुआ, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। जिस समय इधर 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उस समय कहा, दक्षिण भागों में, दक्षिण भाग में चीन में विद्रोह हुआ। 1850 में शुरू हुआ था। चीन में विद्रोह कब हुआ था? चीन में विद्रोह हुआ था 1850। 1850 में विद्रोह, विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह कब शुरू हुआ? 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य जाकर खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 1860 में जाकर खत्म हुआ। होंग चिकुआंग के नेतृत्व में हुआ था। किसके? होंग चिकुआंग के नेतृत्व में ये हुआ था, और इसमें हजारों मेहनतकश गरीब लोगों के परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को टाइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? टाइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। टाइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा। क्या? ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब का सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर क्या होगी? गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं ने टाइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। और इसी के साथ आज की जो 1857 की क्रांति है यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।